दूसरा विषय होगा हमारा, क्योंकि विदर्भ का मुद्दा इंपॉर्टेंट हो गया। अगर मैं आपसे ये पूछूं सूर्यकांत जी, आप भूल जाइए कि आप जानते हैं प्रकाश पोहरे को, मैं सिर्फ एक निरपेक्ष व्यक्ति के रूप में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि प्रकाश पोहरे वहां पर एक बड़े संस्थान के को चलाने वाले हैं। दूसरा कि पिछले 40 वर्षों से सामाजिक जीवन में वो किसानों के मुद्दों को लेकर के काफी काम कर रहे हैं, काफी हद तक उनकी वजह से किसानों को लाभ भी हुआ, किसानों के मुद्दों को उठा रहे हैं। और विदर्भ इज नोन फॉर फार्मर्स, विदर्भ जो है वो किसानों के इसके लिए जाना जाता है, खनिज और ये सब तो अलग विषय है ही, उसके लिए भी जाना जाता है। अगर आज प्रकाश पोहरे मान लीजिए कि किसी एक आंदोलन को लीड करते हैं, जनता स्वीकार करेगी? बिल्कुल स्वीकार करेगी। देखिए, उनके ऊपर कोई बैगेज नहीं है, कोई पॉलिटिकल बैगेज नहीं है उनके ऊपर। लेकिन मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि साख निर्माण करने के लिए, देखिए, माध्यम में रहने के बाद, प्रेस मीडिया में रहने के बाद वो जो कर दे कुछ लोगों का और बड़े लोगों का रोज उन्होंने पथकरा है। उनकी आज तक की जितना भी प्रवास है, जितना मैं उनको जानता हूं, उन्होंने बहुत स्वीकार, मैंने उनके ऊपर बहुत आरोप लगे हैं, वो तो उनके पास इतने जल्दी नहीं आएंगे। लेकिन पब्लिक में वो अपने साख बिठा सकते हैं, क्योंकि आज भी विदर्भ का किसान, सिर्फ किसान नहीं, जो भी दलित है, शोषित है, पीड़ित है और आखिरी का तबका है समाज का, उसका आवाज प्रकाश पोहरे है। आप इसको नकार नहीं सकते। ऐसा कौन सा न्यूज़पेपर नहीं है महाराष्ट्र में अंदर कि जिस तरह से अपने आर्थिक स्रोतों को खराब करने के बाद उन लोगों के लिए वो काम करते हैं। वो तो आज एक नेता है, ये बड़े बड़े जो उद्योगपति बैठे और अपना मीडिया चलाते हैं, उसके अंदर एक बहुत ही सर्वसाधारण आदमी जो है गांव का, उन्होंने आवाज दे दी है। और वो आवाज किसकी है? आखिरी की आवाज है साहब। वो जब आखिरी से जब आवाज आती है ना, तो वो बहुत बड़ी होती है। वो उसको क्या बोलते हैं, वो तीखी भी होती है, उसके शब्द भी बहुत तीखे होते हैं, वो चुभते हैं सब लोगों को। लेकिन वो आखिरी से आवाज, बहुत दूर से आवाज आई रहती है, उसका वो प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं तो उनके बारे में कहता हूँ, वो जिन्होंने घृणा के पात्र लोग ऐसे हैं, उनकी आवाज बने हैं वो। लेकिन मैं जब इस चीज का विचार करता हूं, और प्रकाश जी से भी मैंने अनेक बार बातचीत करी है, नीचे उतरना पड़ेगा, संगठन खड़ा करना पड़ेगा, कार्यक्रम देने पड़ेंगे, उसके लिए पैसा लगेगा। बगैर आर्थिक स्रोत कुछ नहीं होता, संसाधनों की निर्मित करनी पड़ेगी। और ये अलग तरह का विषय है, उसको आपको, उसको क्या बोलते हैं, उसको एक बौद्धिक खाद्य देना पड़ेगा, उसका विचार करना पड़ेगा, कॉलेजेस में जाना। आप चंद्रशेखर राव की बात करें ना साहब, उस्मानिया यूनिवर्सिटी में जिस तरह से उन्होंने, चंद्रशेखर राव ने अपनी साख बिठाई और युवाओं में उन्होंने आंदोलन लेकर गए थे, वो राजनीतिक आदमी था। आज मुझे आप बताइए, विदर्भ का आंदोलन करने वाला नेता कौन सा राजनीति से परिपूर्ण आदमी है? कुछ नहीं है। वो सामाजिक काम लेकर काम करते हैं वो लोग। पॉलिटिकल बात करनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि प्रकाश पोहरे को भी समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर के, इंक्लूसिव पॉलिटिक्स का एक विजन लेकर के, अगर वो जनता के बीच जाते हैं, अगर जनता के बीच जाते हैं विदर्भ के मुद्दे को लेकर के, खासतौर से किसानों के मुद्दों को लेकर के, तो उनकी अपनी जो साख है उसमें एक और इनपुट डाल करके ये मूवमेंट बन सकता है। आपको ऐसा लग रहा है? बिल्कुल बन सकता है। मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं, अलग विदर्भ राज्य के लिए विरोध करने वाले कौन से लोग हैं? कांग्रेस अभी विरोध नहीं करती, राष्ट्रवादी अभी शरद पवार जी विरोध नहीं करते, भाजपा को विरोध नहीं है। विरोध किसका है? उद्धव ठाकरे के शिवसेना का। वो तो खत्म हो गई, अभी तो वो विदर्भ से तो पूरी निकल गई। अब विरोध करने वाले तो है नहीं कोई, अब तो सब पॉजिटिव लोग हैं। लेकिन अगर कोई थोड़े बहुत बचे हैं विदर्भ के अंदर, जो विदर्भ राज्य के खिलाफ है, जो बोलते हैं कि मराठी का एक पूर्ण राज्य होना चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ भी विदर्भ के राज्य ने लोगों ने जाना नहीं चाहिए आंदोलन के समिति में। उदाहरण के तौर पर, अगर शिवसेना का कोई आमदार है और वो अलग विदर्भ के राज्य के खिलाफ है, तो अपनी भाषा यह होनी चाहिए कि हम उसके खिलाफ नहीं है, उसका कुछ मिसगाइड हो गया है, उसको हम समझाएंगे, वो हमारा आदमी है। लेकिन पश्चिम महाराष्ट्र का अगर कोई विदर्भ का राज्य का विरोध करता है, उसे मुखर करके उसके खिलाफ जाना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस कितना भी अगर विदर्भ के राज्य के खिलाफ होगा, लेकिन वो मेरा आदमी है, वो मेरा विदर्भ का आदमी है, मैं उसको लेकर लाऊंगा मेरे विदर्भ के राज्य के आंदोलन के में, और राज्य दिलाने के लिए उसका मुझे मदद चाहिए। इस तरह का भाव होना चाहिए। अगर आप उसके खिलाफ जाओगे, यही तो बौद्धिक, जिसको बोलता मैं, दायरा जो है ना, वो बढ़ाना चाहिए।
हम एट ए टाइम 4-4, 5-5 लोगों के खिलाफ चले जाते हैं। हम अपने लोगों से खिलाफ लड़ेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपना विरोधक कौन है ये ध्यान में, अपना विरोधक बैठा है मुंबई में, अपना विरोधक बैठा है दिल्ली में, अपना विरोधक अपने गांव में नहीं है साहब। वो अपने खिलाफ बातें कर रहा होगा लेकिन वो विरोधक नहीं है अपना, उसको समझा नहीं सकते, हम अपनी भाषा में उससे बात कर सकते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के चाहे आमदार हैं, खासदार हैं, अभी तो नहीं है उस हालत में, लेकिन जो भी कांग्रेस के नेता हैं, स्थानीय नेता हुए कांग्रेस के, और भारतीय जनता पार्टी के तो 2 कद्दावर नेता अभी कम से कम विदर्भ से आते हैं, फडणवीस साहब और नितिन गडकरी साहब, इनके साथ भी एक डायलॉग स्थापित किया जाए और विदर्भ का एक मूवमेंट खड़ा किया जाए, और ये सभी विदर्भ सेपरेट विदर्भ के विरोध में नहीं है। हो सकता है उनकी अपनी कोई मजबूरियां हो विद इन द पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की अपनी मजबूरियां हो और कांग्रेस के नेताओं की अपनी मजबूरियां हो विद इन द पार्टी। इसलिए अगर उन सारे फोर्स, बहुत अच्छी सलाह है आपकी कि अगर उन सारे फोर्सेस को इकट्ठा करके कोई लीडरशिप इमर्ज होता है और इंक्लूसिव विदर्भ के लिए डिमांड रखता है, तो आपका यह कहना है कि उनकी स्वीकार्यता बढ़ेगी, उनके लीडरशिप में लोगों का यकीन बढ़ेगा और तब शायद सेपरेट विदर्भ की मांग को फुलफिल किया जा सकता है। ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली मैं वही कर रहा हूं। मैं उसके जो आपने बोला ना उसको मैं पकड़ के बोल रहा हूं कि आप एक सभी पक्ष के बड़े नेताओं के लेकर एक विदर्भ के लिए सेमिनार क्यों नहीं खड़ा करते हो आप? एक डायस पे ला लिए सब चीजों को, और कहीं आप बोलेंगे कि सत्ताधारी बोलेंगे कि हमने गोसीखोर का शुरू कर दिया, हमने जो अनुशंसा वो दूर करने की कोशिश करी, हमने इतना पैसा डाला है, वो कह सकते हैं, किया भी है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, इससे काम नहीं चलेगा। एक डायस के ऊपर सबको खड़ा कर दीजिए और एक देखो, कार्यक्रम जब तक पूरा का पूरा मिलता नहीं है साहब, साल भर कार्यक्रम चाहिए, साल भर, एक पूरा खत्म होगा, दूसरा नहीं हुआ, तीसरा, ये जब कंटिन्यू प्रोसेस में रहेगा ना तो उसके अंदर बड़ा आंदोलन खड़ा होगा। यही स्थिति है और यही काम करने के तरीके होते हैं। और आज आप करेंगे और 6 महीने बाद दूसरा आंदोलन करेंगे, कौन रहेगा बीच में 6 महीने? वो राज ठाकरे जैसा हो गया, भाषण बहुत अच्छे देते हैं, मुद्दे भी बहुत अच्छे लगाते हैं, नेता होना चाहिए, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री पद उनको मिलना चाहिए, लेकिन आज भाषण कर दिया तो उसके बाद 6 महीने बाद मिलते हैं वो लोगों से, कौन करेगा उनको? नहीं करेगा। और ये विदर्भ के आंदोलन के लोगों का भी यही हो रहा है। सूर्यकांत जी, आप ये कह रहे हैं कि परस्पर विरोधी विचार वालों को आप एक मंच पर फॉर द ग्रेटर कॉज, एक बड़े कॉज के लिए, और बड़ा कॉज है विदर्भ स्टेट का निर्माण, ये महत्वपूर्ण है। तो परस्पर विरोधी विचारों के लोगों को अगर एक साथ हम जोड़ लेते हैं तो शायद विदर्भ की परिकल्पना पूरी हो सकती है, आप ये कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सूर्यकांत भारती जी। विदर्भ का निर्माण कैसे होगा, इस पे सूर्यकांत जी ने एक दृष्टि दी है। हम उम्मीद करते हैं कि विदर्भवादी जो हैं, विदर्भ के नेता जो हैं, जो कोई भी लोग इस कार्यक्रम को देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, वो इस पर कुछ ना कुछ राय बनाएंगे। एक बात तो तय है, डिविसिव पॉलिटिक्स से और नेगेटिव कैंपेन से आप बहुत लंबे नहीं जा सकते हैं, बहुत लंबा नहीं जा सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स जो है इट्स एन आर्ट ऑफ रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट है, कि कैसे विरोधी विचारों को आप रिजॉल्व करके उनको एक साथ लाएं और फिर बड़े जो काउज हैं उसको फुलफिल करें। हम उम्मीद करते हैं कि विदर्भ के नेता इस दिशा में काम करेंगे, मार्च ऑन के बजाय एक रणनीति बना करके इस चुनाव के पहले कोई स्पष्ट रूपरेखा जनता के सामने रखेंगे, तो शायद जनता उस पर विचार भी करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आज विदर्भ के लिए। कल हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी। आशुतोष को मत दीजिए। नमस्कार। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोबर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।